हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री थर्ड पेपर जो कि फिज़िकल केमिस्ट्री है उसकी सेकंड यूनिट गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो तीन भौतिक अवस्थाओं में हो सकता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं किसी भी पदार्थ की। और सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या अंतर आणविक दूरी जो है वो अलग अलग होती है। ठोस में अंतर आणविक दूरी सबसे कम होती है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होती है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। जबकि गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, अंतर आणविक दूरी जो है वो सर्वाधिक होती है। प्रत्येक अणु जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि उनके बीच में दूरी जो है वो काफ़ी अधिक होती है। तो इन गैसेस के बारे में हम इस यूनिट में डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि गैसेस के बिहेवियर को समझाती है। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें कई सारे बिंदु हैं जो कि गैसेस के बिहेवियर को समझाते हैं। पोस्टुलेट्स इसके जो हैं वो फर्स्ट है, गैसेस आर कंपोज ऑफ many particles that behaves like a hard spherical object in a state of constant random motion। प्रत्येक गैस जो है वो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है और जो कि एक हार्ड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की तरह से होते हैं, गोलाकार होते हैं, ठोस होते हैं, और इसे हम अणु या मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। These particles move in a straight line until they collide with another particle or with the wall of the container। जो गैस के जितने भी अणु होते हैं, सपोज एक कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई भी एक गैस भरी हुई है, तो इस गैस के कई सारे अणु, मॉलिक्यूल जो है इसमें कंटेनर में प्रेजेंट होंगे। तो वो जितने भी अणु एक पर्टिकुलर गैस के हैं वो सभी एक समान होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और वो सभी लगातार गतिमान अवस्था में होते हैं। दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, यानी कि कोई भी एक अणु ऐसा नहीं होता है कि जो कि एक जगह स्थिर हो, वो लगातार गतिमान अवस्था में रहते हैं और वो सीधी रेखा में गति करते हैं। दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं कि इस तरह का जिगजैग मूवमेंट हो, वे एक सीधी रेखा में गति करते हैं और वो एक दूसरे के साथ भी टकराते रहते हैं और बर्तन की दीवार के साथ भी टकरा, जैसे ये है यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से ये आपस में टकराएंगे, ये बर्तन की दीवार के साथ भी टकरा सकते हैं। और ये जो अणु है जो सीधी रेखा में गति करते हैं, ये निश्चित वेग के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। कब तक? जब तक कि वो किसी दूसरे अणु के साथ न टकराए। सपोज ये v1 वेलोसिटी के साथ एक मॉलिक्यूल है, मूव कर रहा है, यहाँ पर आने के बाद वो किसी दूसरे अणु से टकरा रहा है, उसकी दिशा में भी परिवर्तन होता है और वेग में भी परिवर्तन होता है। माना कि जो पहले वेग v1 था, टकराने के बाद उसकी दिशा में भी परिवर्तन होगा और वेग में भी परिवर्तन होगा, और वो वेग v1 से v2 में परिवर्तित हो जाता है। तो दीज पार्टिकल्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति करते हैं, until they collide with another particle। जब दूसरे पार्टिकल के साथ टकरा रहे हैं या वॉल के साथ टकरा रहे हैं, बर्तन की दीवार के साथ, तब तक वो सीधी रेखा में गति करते हैं। These particles are much smaller than the distance between particles. Therefore, the volume of gas is mostly empty space and the volume of the gas molecule themselves is negligible। गैस, जैसा कि बताया कि इनके अणुओं के बीच में जो दूरी है वो बहुत ही अधिक होती है, दे आर फार अपार्ट। तो अब क्योंकि इनके बीच में दूरी बहुत अधिक है, तो जितने भी अणु इस कंटेनर में भरे हुए हैं, उन सारे अणुओं के आयतन का हम योग भी कर दें तो वो गैस जितना आयतन घेरी है, इस आयतन की अपेक्षा ये जो आयतन है वो नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है।
क्योंकि हमने कहा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं दे आर सपोज टू बी पॉइंट मासेस, बिंदु भार के समान होते हैं, इनका आयतन जो है वो बहुत कम होता है। तो सभी गैस के अणु जो कि एक पात्र में उपस्थित है उन सबके आयतन का हम योग भी कर दें तो वो योग गैस जो कुल आयतन घेर रही है उस आयतन की अपेक्षा नगण्य। Next is there is no force of attraction between gas particles or between the particles and walls of the container। जैसा कि बताया गैस के सभी अणु जो हैं वो लगातार गतिमान अवस्था में रहते हैं, वो किसी न किसी दिशा में सीधी रेखा के साथ गति कर रहे हैं। अब जो विभिन्न अणु गैस के किसी कंटेनर में प्रेजेंट है उनके बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। जो गैस के अणु उस पात्र में उपस्थित हैं उनके बीच में और बर्तन की दीवार के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण बल जो है कार्यरत नहीं। Collision between gas particles or collision with the walls of the container are elastic. That is, none of the energy of the gas particle is lost in a collision. जो गैस के अणुओं के बीच में जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है, इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। यानी कि दो अणु जो टक्कर में भाग ले रहे हैं उनके टकराने के पहले की कुल ऊर्जा और टकराने के बाद की कुल ऊर्जा समान होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये m मास का अणु है, ये v1 वेग के साथ इस दिशा में गति कर रहा है, टकराने के बाद इसकी दिशा परिवर्तित हो गई और वेग भी परिवर्तित हो गया v2 से। एक अणु जो जिससे टकरा रहा है उसका वेग पहले v3 था, टकराने के बाद उसका वेग जो है वो v4 हो गया। अब जब क्योंकि अणु गति अवस्था में है तो इनके पास गतिज ऊर्जा होगी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ mv², जहाँ की m जो है उस मॉलिक्यूल का द्रव्यमान है, v जो है उसकी वेलोसिटी या वेग है। तो टकराने से पहले की कुल गतिज ऊर्जा और टकराने के बाद की कुल गतिज ऊर्जा का मान समान रहता है, यानी कि इनके बीच में जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ टक्कर होती है, इलास्टिक कोलिजन होता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ collection of gas particle depends on the temperature of the gas and nothing else। जो गैस के अणु होते हैं वो गतिमान अवस्था में होते हैं और गतिमान अवस्था में होने के साथ साथ उनके वेग में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है क्योंकि एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। तो उनकी जो औसत गतिज ऊर्जा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस के ताप के समानुपाती होती है। जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो उनके वेग में बढ़ोतरी होगी, तो वेग में बढ़ोतरी होगी तो नेचुरली गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी में भी बढ़ोतरी होगी। और यदि हम ताप कम कर देते हैं तो वेग कम हो जाएगा, तो औसत गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी। तो जो औसत गतिज ऊर्जा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस के अणुओं की, वो ताप के समानुपाती। अच्छा, अब जैसा कि इसमें बताया कि गैस के अणु लगातार गतिमान अवस्था में होते हैं, एक दूसरे के साथ भी टकराते रहते हैं, बर्तन की दीवार के साथ भी टकराते रहते हैं। तो कोई भी गैस जब किसी पात्र में भरी होती है तो वो कुछ दाब दर्शाती है, एक्सर्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो वो जो दाब है वो क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल विद वॉल ऑफ द कंटेनर। क्योंकि कई सारे अणु जो है वो बर्तन की दीवार के साथ गतिमान अवस्था में होते हैं और टकराते हैं। तो गति के साथ जब वो टकराते हैं तो इस कारण से वो दाब दर्शाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट। नाउ वी कम टू गैस लॉज, गैसों के नियम। यदि कोई गैसीय निकाय है, जैसे कि एक पात्र है और उसमें कोई गैस भरी हुई है, तो इस गैसीय सिस्टम को, गैसीय निकाय को परिभाषित करने के लिए 4 पैरामीटर्स आवश्यक हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। दाब, आयतन, ताप और द्रव्यमान। तो इस गैसीय सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए 4 पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं। अब यदि हम किसी एक पैरामीटर में भी परिवर्तन करते हैं 4 में से, तो बाकी जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनमें स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। और ये जो परिवर्तन है लगभग सभी गैसों में एक समान होता है। तो इन पैरामीटर्स का आपस में किस प्रकार का संबंध है
उसको हम गैसों के नियम के द्वारा या गैस लॉज के द्वारा दर्शाते हैं। Gases have various properties which we can observe with our sense, including the gas pressure, temperature, mass, and the volume which contains the gas. अब pressure in a closed container changes if temperature changes. जैसे इसमें बंद पात्र में गैस भरी हुई है तो इसका दाब परिवर्तित होगा कब? यदि हम उसके ताप में परिवर्तन कर रहे हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि गैस की मात्रा यदि हम बढ़ा या घटा रहे हैं तो होगा। और वॉल्यूम में यदि हम कोई चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम घटा बढ़ा रहे हैं, यानी कि यदि सपोज यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है तो उस पिस्टन को नीचे या ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वॉल्यूम जब चेंज होगा तो भी प्रेशर में परिवर्तन होगा। अब सबसे पहले हम लेते हैं बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? यदि हम निश्चित ताप पर यदि किसी एक कंटेनर में गैस भरते हैं, दी गई मात्रा में गैस भरी हुई है, तो दी गई मात्रा में जो गैस भरी गई है उसका आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब? यदि टेम्परेचर या ताप जो है वो कांस्टेंट है। निश्चित ताप पर कोई पात्र में दी गई मात्रा में गैस भरी गई है तो उसका आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा और दाब घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। Compressing a gas makes the volume smaller but does not alter the average kinetic energy of the molecules since temperature is constant। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसमें चेंज नहीं होगी। तो बॉयल का नियम मुख्य रूप से ये कहता है कि निश्चित ताप पर दी गई मात्रा में गैस का आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि हम कोई चेंज करें तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यानी कि जो दाब और आयतन के गुणनफल का मान जो है वो निश्चित रहता है। परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद दाब और आयतन के गुणनफल का मान निश्चित रहता है। कब? जब ताप निश्चित हो, दी गई मात्रा में गैस हो। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है हमें प्राप्त होता है। तो ये नियम बॉयल का नियम कहलाता है। अब है चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स का नियम ये कहता है कि हम निश्चित दाब पर कोई परिवर्तन करें और दी गई मात्रा में गैस जो कंटेनर में भरी हुई है निश्चित दाब पर उसके ताप में परिवर्तन करें। हम इसमें दाब निश्चित रख रहे हैं और दाब निश्चित रख करके ताप में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ताप में परिवर्तन करने पर आयतन में परिवर्तन होगा और वो जो आयतन में परिवर्तन है वो ताप के समानुपाती होता है। तो यदि हम निश्चित दाब पर दी गई मात्रा में गैस हम लें और उसके ताप में परिवर्तन करें तो आयतन में जो परिवर्तन होगा उसके समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन process is carried out at constant pressure and quantity of gas is same। तो अब इसमें यदि हम आयतन और ताप के बीच में ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और इसमें जो आयतन और ताप का जो रेशियो है, अनुपात है, वो निश्चित रहता है। कब? जबकि प्रेशर कांस्टेंट हो, निश्चित दाब हो। तो निश्चित दाब पर कोई हम परिवर्तन करते हैं दी गई मात्रा में गैस का, तो उस केस में आयतन और ताप का अनुपात जो है वो निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये जो नियम है वो चार्ल्स का नियम कहलाता है। अब है एवोगैड्रो का नियम। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ द गैस एंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम गैस का है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ द गैस, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं।
और इसको हम ये भी कह सकते हैं V/N जो है वो निश्चित रहता है, यानी कि एवोगैड्रो के नियम के अनुसार जो आयतन और अणुओं की संख्या है गैस के, उसका अनुपात निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे हम कहते हैं कि NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, हम कोई भी गैस लें 1 मोल, तो उसका जो आयतन है वो 22.4 लीटर रहता है। Any gas at NTP, if 1 mole of it is taken, then volume of all the gases will be same, that is 22.4। तो जो आयतन और नंबर ऑफ मोल्स की संख्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या जो है, उसका आयतन निश्चित रहता है, या एवोगैड्रो का नियम है। अब हम लेते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। यदि हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ तीनों को मिला दें, बॉयल्स लॉ कहता है V is proportional to 1/P when N and T is constant। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V is proportional to T when N and P is constant। एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है? V is proportional to N when temperature and pressure is constant। तो यदि हम तीनों को मिला दें, तो तीनों को मिलाने पर एक्सप्रेशन आता है V is proportional to NT/P, या इसको हम परिवर्तित करके इस रूप में ले सकते हैं PV is equal to nRT, या हम कह सकते हैं P1V1/T1 is equal to P2V2/T2। यानी कि PV/T का जो अनुपात है वो निश्चित रहता है। ये इक्वेशन जो है वो कंबाइंड गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है, और इसको हम PV is equal to nRT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो गैस इक्वेशन है, कंबाइंड गैस इक्वेशन, हमने इस बॉयल का नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगैड्रो के नियम तीनों को मिला करके प्राप्त। तो ये है गैसों के नियम और कंबाइंड गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसका बाकी पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।